हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो देखो यार, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सीरीज है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हायर लेवल तक लेके जाएंगे इस सीरीज को। ठीक है, और ये जो सीरीज है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, जो जैम का एग्ज़ाम देंगे 2022 में। ठीक है, और नेट में भी ये यूज़फुल है सीरीज, क्योंकि नेट में भी थर्मोडायनेमिक्स पूछी जाती है, लेकिन नेट में बहुत कम पूछी जाती है थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पोर्शन नेट में ज़्यादा था। जो सेक्शन बी है उसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे नेट में। ठीक है, जेस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल है, गेट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सीरीज है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अभी हम काइनेटिक थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी अलग सीरीज होगी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अलग सीरीज होगी। यहाँ पे हम सिर्फ इस सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे, PYQs करेंगे, चाहे वो जैम का हो, नेट का हो, गेट का हो, जेस्ट का हो, और अदर क्वेश्चन भी हम लेके चलेंगे इसमें। जो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी लो लेवल का नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको लो लेवल का करने की हमें जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा उसको हायर लेवल का पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे वो भी थोड़े हायर लेवल के होंगे, ऐसे नहीं जो हमने 11th-12th में क्वेश्चन सोल्व किए वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़े G लेवल के भी क्वेश्चन होंगे इसमें, और थोड़े हायर लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होंगे। क्योंकि इसमें यार देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें से एक UPSC में भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, UPSC के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये सीरीज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो UPSC में फिजिक्स ऑप्शनल है जिसका भी, या जियोलॉजिस्ट वगैरह का एग्जाम होता है, जहाँ भी सब्जेक्टिव एग्जाम पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स का, वहाँ काफ़ी हेल्पफुल है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसे करेंगे जो थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर IIT जैम वगैरह में, नेट में, इन सब चीज़ों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स वर्ड सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या? ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का यहाँ पे मतलब है हीट, थर्मो मतलब हीट, और डायनेमिक्स मतलब मैकेनिक्स, हीट मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हीट की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ हीट। हीट की मैकेनिक्स को हम स्टडी करेंगे। कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम? कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को यदि हम हीट प्रोवाइड करेंगे, उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। यदि हम उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को में हीट देंगे तो उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को स्टडी करना, वो जो चेंज होंगे उन चेंजेस को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। हम इसमें वो डेफिनेशन नहीं लिखने वाले जो बुक में लिखी होती है कंप्लीट। एक जनरल लैंग्वेज में मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में हमारी ले लैंग्वेज में थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, हीट की मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ हीट। ठीक है, कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इफ वी प्रोवाइड हीट, तो उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, उन चेंजेस को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा भाई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है, तभी तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हीट की वजह से, तभी तो हम उसमें स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम? देखो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या क्या है हमारे पास। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या है? तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में हम क्या एक्चुअल में, व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में हमारे पास एक कंटेनर होगा। ठीक है, जिसमें हमने एक गैस फिल की होगी, और ये एक आइडियल सिस्टम लेंगे हम। ठीक है, आइडियल सिस्टम, क्योंकि जब भी हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड सेट करते हैं फिजिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, चाहे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने न्यूटन्स लॉ है वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड को सेट किया था, तो वो एक आइडियल सिस्टम के लिए किया था हमने। एयर रेजिस्टेंस वगैरह उनको नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और फोर्सेस नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटेशनल या जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स लग रहे हैं। एक आइडियल हम सिस्टम, एक आइडियल केस हम लेके चलते हैं। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में भी जो हम थर्मोडायनेमिक्स में भी जो हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेंगे वो एक आइडियल सिस्टम होगा, आइडियल सिस्टम होगा।
एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस सिस्टम में जो आइडियल सिस्टम है और हमारा जो प्रैक्टिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एक कंटेनर हम एक्चुअल में कंटेनर लें और उसमें गैस भरें और उसके ऊपर एक पिस्टन इम्पोज करें। मान लो इसके ऊपर एक पिस्टन है, ठीक है, ये एक पिस्टन हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो कंप्लीट है ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। ये जो कंप्लीट है ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इस पिस्टन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इस पिस्टन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। क्या प्रॉपर्टी है इस पिस्टन की? ये जो पिस्टन है वो मासलेस पिस्टन है, मासलेस पिस्टन है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। लेकिन एक्चुअल में हम देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में जब तुम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक्चुअल में लोगे तो ऐसा कुछ सिस्टम तुम कंसिडर करोगे एक्चुअल में, रियलिटी में, तो पिस्टन मासलेस नहीं हो सकता, फ्रिक्शनलेस भी नहीं हो सकता, देयर इज सम फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनलेस का मतलब है ये जो पिस्टन की वॉल्स है, यहाँ पे मैं अलग पेन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ये जो पिस्टन की वॉल्स है इसके साथ में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो देयर इज़ नो फ्रिक्शन विद द वॉल्स। ठीक है, वॉल के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। और मासलेस पिस्टन होने का वजह मतलब है कि इस पिस्टन की वजह से इस जो अंदर गैस है इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब गैस पर कोई इफेक्ट नहीं है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन गैस। ठीक है, जो हमने गैस फिल कर रखी है इस पिस्टन के अंदर, उस गैस के ऊपर इस पिस्टन की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मासलेस पिस्टन और फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये आइडियल केस है हमारा। ठीक है, दिस होल इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास ये कंप्लीट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। बात समझ में आई? ये हमारे पास होगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, और ये एक आइडियल सिस्टम है क्योंकि जो पिस्टन है वो मासलेस नहीं हो सकता, फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, लेकिन हमने कंसीडर किया इट इज़ मासलेस एंड इट इज़ फ्रिक्शनलेस। देयर इज़ नो फ्रिक्शन विद द वॉल ऑफ दिस कंटेनर। ठीक, और मासलेस भी है, मतलब मासलेस होने का मतलब इस पिस्टन के मास की वजह से, इस पिस्टन के मास की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे mg, वो mg 0 है लगभग, क्योंकि m 0 है तो वो mg की जो वैल्यू है वो लगभग 0 है। गैस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। दिस इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। ठीक है, एक आइडियल सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हो तीन टाइप के हो सकते हैं। तीन टाइप के थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला ओपन सिस्टम, दूसरा है हमारे पास क्लोज सिस्टम, और थर्ड है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन टाइप के हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा होगा जिसमें बाहर से, सराउंडिंग से, थर्मल सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बाहर एनवायरनमेंट है दैट इज सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम के अलावा जो भी बाहर कुछ है वो सराउंडिंग है। ठीक, ओपन सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी प्लस मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर, दैट इज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना यहाँ पे मैटर ट्रांसफर होगा, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसको जो सिस्टम है इसको तीन टाइप में कैटेगराइज करने के लिए, भाई ओपन सिस्टम कौन सा होगा, क्लोज सिस्टम कौन सा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स है। वो वॉल्स डिसाइड करेगी वेदर इट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्स। ठीक है, वॉल्स क्या है एक्चुअल में? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्स का। देखो वॉल्स क्या है? विच इज़ समथिंग दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, वॉल्स कुछ ऐसा है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। ठीक है, इट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे उसे हम वॉल्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की वॉल हो सकती है। तीन मतलब कैटेगरी है वॉल्स की। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है रिजिड और नॉन रिजिड वॉल। रिजिड और नॉन रिजिड वॉल। मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, ये एक वॉल है, दो सिस्टम को अलग करिए। ए बी दो सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम को ये वॉल, दोनों थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम को ये वॉल है जो बीच वाली, ये इन दोनों को सेपरेट कर रही है। तो ए के लिए बी सराउंडिंग हो सकता है, बी के लिए ए सराउंडिंग हो सकता है, और इन दोनों के लिए जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यदि हम ए सिस्टम की बात करें तो बी सराउंडिंग हो सकता है, मतलब सिस्टम है वो सराउंडिंग से अलग हो रहा है इस वॉल के थ्रू। तो रिजिड वॉल क्या होगी, जो नॉन मूवेबल वॉल होगी, जो मूव नहीं करेगी, उसे हम रिजिड वॉल कहेंगे। रिजिड वॉल के थ्रू वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सिस्टम का, वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा। नॉन रिजिड वॉल वो होगी जो मूव कर सकती है, मूव कर सकती है मतलब वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, वो वॉल इधर उधर मूव कर सकती है, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ये होगी हमारे पास रिजिड और नॉन रिजिड वॉल। नेक्स्ट हमारे पास परमिएबल, परमिएबल और इम्परमिएबल, परमिएबल और इम्परमिएबल वॉल। परमिएबल वॉल, ये वॉल परमिएबल होगी नहीं होगी वो डिसाइड करेगा क्या ये मैटर को पास होने दे रही है। यदि इसमें से मैटर पास हो रहा है तो इसे हम कहेंगे परमिएबल वॉल, यदि इसमें से मैटर पास नहीं हो रहा तो इसे हम कहेंगे नॉन परमिएबल वॉल। ठीक है, या इम्परमिएबल वॉल। मैटर पास होने का मतलब है, मान लो ये हमारे पास सिस्टम है ए बी, इसमें हमारे पास 5 पार्टिकल है, इसमें हमारे पास 10 पार्टिकल है। ठीक है, यदि बीच में जो वॉल है वो परमिएबल वॉल है, ठीक है, तो ये मैटर को पास करवाएगी, मैटर को पास करवाएगी। तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल ए सिस्टम में वो 6 हो जाए और बी सिस्टम में 9 हो जाए, कुछ टाइम बाद 7 और 8 का रेशो हो जाए। ठीक है, टोटल 15 है, टोटल तो सेम रहेंगे लेकिन जो मैटर है, नंबर ऑफ पार्टिकल है वो चेंज हो सकते हैं। तो परमिएबल वॉल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है डेल्टा एन वो नॉन जीरो है और इम्परमिएबल वॉल में डेल्टा एन जीरो है। इम्परमिएबल वॉल मैटर को पास करने नहीं देगी और परमिएबल वॉल है वो मैटर को अलाउ करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल को अलाउ करेगी। थर्ड है हमारे पास एडियाबैटिक एंड नॉन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल कौन सी होगी, जो एनर्जी को अलाउ नहीं करती है, हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी, दैट इज एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, मान लो ये दो सिस्टम है ए बी, ठीक है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो इसकी एनर्जी, यदि ये एडियाबैटिक वॉल है तो देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, डेल्टा ई या डेल्टा ई चेंज कह सकते हैं वो जीरो होगा। ठीक है, किसी सिस्टम की एनर्जी में चेंज नहीं होगा यदि वो एडियाबैटिक वॉल है। यदि वो एडियाबैटिक नहीं है, नॉन एडियाबैटिक वॉल है, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो या डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास 3 वॉल्स है जो सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से। सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, उसके अलावा जो भी कुछ है एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग हमारा। ठीक है, तो अभी तक हमने थर्मोडायनामिकल सिस्टम डिस्कस किया। एक कंटेनर है जिसमें गैस है, इसके ऊपर पिस्टन है, मूव कर सकता है ऊपर नीचे, मासलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, और ये जो गैस कोई भी गैस हो सकती है, वैसे हम जब स्टडी करेंगे हम आइडियल गैस की ही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे पास हमने फिर उसके बाद सिस्टम की बात की, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, फिर हमने वॉल्स की बात की। 3 टाइप की वॉल्स है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें आगे काम आएगी। ठीक है, जब भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे और कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे लिए काम की है। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम करेंगे क्या बेसिकली। अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने, जो थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम क्या करने वाले हैं। देखो मैकेनिक्स, एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट की मैकेनिक्स है। हमारे पास कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इस सिस्टम को यदि हम हीट देंगे, ये सिस्टम है हमारे पास, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसमें पिस्टन लगा रखा है हमने, ये पिस्टन है, मासलेस पिस्टन है। अब देखो इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को यदि हम हीट प्रोवाइड करें, डेल्टा के, इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम कोई बर्नर रख देंगे जिसकी वजह से हीट प्रोवाइड हो रही है इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में। इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। अब चेंजेस को स्टडी करने से पहले थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की हमें पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में ये मैकेनिक्स ही है, वो एक सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हमारे पास कोई मान लो ये एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, जिस पे हम फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से इसमें इसकी जो पोजीशन है, मान लो इसकी जो पोजीशन इनिशियल पोजीशन है वो x1 y1 z1 है।
इसकी जो इनिशियल पोजीशन x1 y1 z1 है, इस पर हम एक फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से इसकी पोजीशन चेंज होगी। इसकी पोजीशन चेंज होगी, क्या होगी, x2 y2 और z, ये इसकी पोजीशन हो जाती है फाइनल पोजीशन, ठीक है, उस फोर्स की वजह से। ठीक है, अब हमें इनिशियल पोजीशन पता था, इनिशियल पोजीशन की वजह से इनिशियल पोजीशन हमें पता थी, इनिशियल पोजीशन की हेल्प से हमने उसकी फाइनल पोजीशन कैलकुलेट कर ली और हमने एक इक्वेशन यूज़ की। इसके लिए वो कौन सी इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ। इस न्यूटन्स लॉ की हेल्प से हमें यदि उसकी इनिशियल पोजीशन के बारे में पता है तो हम उसकी फाइनल पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें नॉलेज है। इनिशियली वो कहाँ है, उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हमने उसकी फाइनल पोजीशन कैलकुलेट कर ली। फाइनल पोजीशन क्या होगी, क्या उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा, ये सब चीज़ें हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब उसका प्रेजेंट हमें पता है तो हम उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ में। ठीक है, ये है हमारे पास मैकेनिक्स। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी यही करना है हमें, थर्मोडायनेमिक्स में भी यही करना है। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसको हम हीट देंगे। हीट देने का मतलब इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स की वजह से इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। लेकिन उससे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें इसकी इनिशियल पोजीशन को। यहाँ पे तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया XYZ। गैस के केस में क्या लें हम, कैसे इनिशियल पोजीशन को डिसाइड करें। इसकी इनिशियल पोजीशन डिफाइंड होगी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। इसका इनिशियल क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है और क्या टेम्परेचर है, ठीक है। और इसकी पोजीशन को डिफाइंड करने के लिए हम पीवी कर्व का यूज़ करते हैं, जिसे पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, जिसमें एक जो सिंगल पॉइंट होगा इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दिस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, P1 V1 और T1। और हमारे पास जो इक्वेशन होगी जिसकी हेल्प से हम इसकी फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 इक्वल टू NR T1 या PV इक्वल टू NR। ये हमारे पास इक्वेशन होगी जिसकी हेल्प से हम इसकी इनिशियल पोजीशन हमें पता है तो हम फाइनल पोजीशन, जैसे न्यूटन्स लॉ है वैसे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन है। ये गैस आइडियल गैस लेके चलेंगे और आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पता है हमें और इस सिस्टम को हीट देंगे, इस सिस्टम में चेंजेस होंगे, इसका प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो P2 V2 T2, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। जैसे वहाँ पे न्यूटन्स लॉ है, यहाँ पे PV इक्वल टू NRT है फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के लिए कहानी अलग है, हम आइडियल गैस के लिए ही काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइडियल गैस के लिए क्यों करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो ये जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ वो किस रास्ते से गई, किस पाथ से गई, ठीक है। वो अलग अलग पाथ हो सकते हैं। फर्स्ट पाथ, ये पाथ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, किसी भी रास्ते से जा सकती है, ठीक है। वो जो रास्ता है किस रास्ते से, वो डिपेंड करता है इस पे सिस्टम पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन इम्पोजेस है, सिस्टम पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन हमने इम्पोज किए हैं। उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में यदि हमें नॉलेज है तो हम एक्चुअल में हम इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस पाथ को भी हम देख सकते हैं यदि हमें रिस्ट्रिक्शन पता है। यदि हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं पता, वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, तो हमें नहीं पता लगेगा उसके पाथ के बारे में। उसकी जो पाथ की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है वो किस पाथ से गई, तो हमें उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन के बारे में नॉलेज होने का मतलब है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है, उसकी जो इनिशियल कंडीशन है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, फाइनल सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू C1 समथिंग C2 समथिंग, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म होती है, एक सम कांस्टेंट आ रहे होते हैं। ये कांस्टेंट क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन के बारे में नॉलेज नहीं है,
C1 और C2 हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते जब तक हमें इनिशियल कंडीशन नहीं पता, हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं पता। लेकिन यदि शुरू में इनिशियल कंडीशन दे दी जाए, इनिशियल कंडीशन हमें दे दी जाए, कैसी इनिशियल कंडीशन दे दी जाए कि y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 1 है, y प्राइम की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 पर कुछ समथिंग कुछ भी वैल्यू दे दी जाए, हमें एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमें C1 और C2 की वैल्यू आराम से पता लग जाती है, ठीक है। अदरवाइज देर आर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यदि हमें इनिशियल कंडीशन नहीं पता है, हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं पता है, उस सिस्टम पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोजेस है, तो हम उसके पाथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसका जो फ्यूचर होगा वो एग्जैक्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात करते हैं, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी का केस आ जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एग्जैक्ट हमें नॉलेज नहीं होती। पाथ के बारे में यदि हमें नॉलेज है, रिस्ट्रिक्शन, पाथ के बारे में नॉलेज कैसे लगेगी, हमें रिस्ट्रिक्शंस पता है उस सिस्टम पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे हो सकता है उसका हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रख लें, उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख लें, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, उसका टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया, एनर्जी ट्रांसफर को हमने 0 कर दिया, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे ही बहुत सारे अलग अलग पाथ हो सकते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इनिशियल जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसके इनिशियल पोजीशन के बारे में हमें पता होगा, उसके रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हमें पता होगा, ठीक है। और हम वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, हमने कितनी हीट दी उसके बारे में हमें नॉलेज होगी। हीट देने का मतलब हमने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे देख सकते हो कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसकी हेल्प से हम, और आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम उसकी फाइनल पोजीशन को प्रेडिक्ट करेंगे, उसका पाथ क्या रहा होगा, वो सब चीज़ें देखेंगे। इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, मतलब जो सिस्टम है उसको हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस होंगे, इसे हम प्रोसेस भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये जो पाथ है इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज तुम्हें, क्योंकि ये तुमने 12th में पढ़ा है तो तुम्हें जल्दी से समझ आ जाएगा। हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट एन ओवरव्यू। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। एक टाइप से मैकेनिक्स ही है, हीट की वजह से सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी टर्म है, उनको एक एक टर्म को हम अच्छे से समझेंगे। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उन सब को लेके चलेंगे। फिर इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, सभी प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उन सभी पे, ठीक है।